नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। और आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, जो सब्जेक्ट है आज है नीच भंग राजयोग। यानी कि नीच, कोई भी प्लैनेट नीच की अवस्था में जाने के बाद उसका जो नीच भंग कैसे होता है और उसको एक्चुअली इसको चार्ट में कैसे देखा जाता है, इसका रूल्स क्या है, नियम क्या है, आज इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल पोस्ट आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे मिलेंगे। और आपके लाइफ के जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, या फिर राहु को चार्ट में कैसे देखना है, जेमस्टोन कौन सा धारण करना है, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने मेंशन किए हुए हैं कैटेगरी वाइज। टॉपिक पे आता हूँ। जैसे कि आज मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने बताया आपको नीच भंग राजयोग। इसके नाम में ही जैसे कि काफ़ी चीज़ छुपा हुआ है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। नीच भंग यानी कि किसी प्लैनेट का नीच जो है वो भंग, यानी कि कैंसलेशन ऑफ डेविएशन कह सकते हैं, यानी कि उसकी नीचता को ख़त्म कर दिया जा रहा है, यहाँ पे उसकी नीचता भंग हो जा रही है। नीच भंग राजयोग, इसको राजयोग देखिए दोस्तों, राजयोग के बारे में पहले भी कह सका हूँ। ये राजयोग जो शब्द यूज होता था वो बहुत, क्योंकि हमारी एस्ट्रोलॉजी काफ़ी बहुत ही प्राचीन विद्या है, इस वजह से पहले राजा लोग थे, इसे राजयोग कहा जाता था। बेसिकली आज के डेट में राजयोग में कहूँगा हर एक लेवल पे, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे देश काल पात्र हमेशा लगाइएगा। जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपका जीवन शैली एकदम अच्छा चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, रूटीन अच्छी चल रही है, तो ये आपके लिए राजयोग ही है, समझिए। बहुत संघर्ष कर रहे हैं, कोई चीज़ गोल को अचीव करने की सालों से कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रही, ये कहूँगा थोड़ा सा बैड लक है। तो इस तरह से इसको देखते चलिएगा। तो दोस्तों, नीच भंग राजयोग में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी आपके चार्ट में कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो कि डेविएशन के साइन में चला गया, यानी कि नीच, जहाँ पे वो नीच का माना गया है उस साइन में वो चला गया है, तो ये हो गया पहली बात, तो वो प्लैनेट नीच का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मंगल आपके कुंडली में अगर कर्क में चला जाए, नीच का हो गया। गुरु आपके कुंडली में कैप्रिकॉन में चला जाए, मकर में चला जाए, तो नीच का हो गया। शनि आपकी कुंडली में मेष में अगर है तो वो नीच का हो गया। तो पहले तो समझ लेना कि नीच की अवस्था क्या होती। जो कुछ साइन है, जिस प्लैनेट अगर वहाँ पे जाता है तो उसे नीच का माना था। एग्जाम्पल थोड़ा उसको समझने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, मंगल को कर्क राशि यानी कैंसर में नीच का माना गया। इसके पीछे रीजन क्या है आपको समझ, बहुत आसान रीजन इसको समझना। जो मार्स है उसके अंदर जो क्वालिटी, सोल्जर क्वालिटी, उसे एक सेनापति कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो बेसिकली जो सोल्जर का काम होता है उसको इमोशन से डील नहीं करना होता। कभी सोल्जर का काम इमोशन से डील नहीं कर सकता। वो उसके जीवन में उसको जो भी डीलिंग्स करनी है उसमें उसको इमोशन को छोड़ के, त्याग करके अपने कर्म परायणता को दिखाना होता है, अपने ट्रस्ट यानी कि लोगों के विश्वास पे खड़ा होना होता है। देश, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे कि जापान में एक बॉम्ब अमेरिका ने डाल दिया था काफ़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो ये क्या था, ये एक्चुअली मिलिट्री को जो ऑर्डर मिला, उन्होंने वहाँ पे इमोशन से डील नहीं किया कि कितने अनगिनत जो है कि जो वो लाइफ ही चले जाएंगी जिनका कोई कसूर नहीं। अगर ऐसा सोचते तो शायद वो नहीं डाल पाते। तो मंगल जो सैनिक होता है उसे सिर्फ रक्षा और जो ऑर्डर दिया गया है, जिसके लिए उस पर विश्वास किया जाता है, वो काम करने के लिए जाना जाता है। तो सैनिक, एक सोल्जर का जो काम होता है वो मंगल का काम है। तो जो इमोशनल साइन है कैंसर, उसमें वो नहीं पूरी तरह से वर्क नहीं कर सकते। फोर्थ साइन जो होता है कर्क राशि मदरली नरिशमेंट को दर्शाता है, इमोशन को दर्शाता है, इसलिए मंगल जो है कर्क में नीच के हो जाते हैं। तो इसी तरह हर एक प्लैनेट जो है उनके पास हर एक प्लैनेट का एक साइन होता है जहाँ पे वो नीच का हो जाता है, यानी कि वहाँ पे वो फुल फ्लेज वर्क नहीं कर सकता। मतलब उसकी क्वालिटी और साइन की क्वालिटी जो है बिल्कुल ही उल्टी होती है, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल ही इररिलेवेंट होती है। इसलिए वहाँ पे वो फल फूल नहीं पाता, उसकी एनर्जीज को प्रॉपरली, उसके रिजल्ट्स नहीं आ पाते, इसलिए उसे नीच का कहा जाता है। अब ये नीच भंग होता कैसे है, इसके कुछ 3-4 रूल्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपको मैं हाल ही का एग्जांपल दूंगा, जैसे कि 2021 में जो प्लैनेटरी सिचुएशन रहने वाली है। जैसे शनि, इस वक्त आपको पता है शनि मकर राशि में है गोचर में। गुरु जो है नवंबर के बाद वो भी ऑलमोस्ट मकर राशि में रहेंगे, कैप्रिकॉन में। तो यहाँ पे गुरु जो है वो नीच के हो जाएंगे। तो रूल ये है कि कोई भी प्लैनेट जो नीच का हो रहा है,
जिस साइन में नीच का हो रहा है, मान लीजिए बृहस्पति देवता मकर राशि में गए, वो नीच के हो गए, तो रूल ये है कि उसी वक्त उस साइन का लॉर्ड यानी कि जो उस जिसकी साइन है वो भी वहां पे उपस्थित हो, यानी कि कंजंक्शन में हो, तो ये नीच भंग होगा। या तो फिर जिसकी साइन है वो एग्जॉल्टेशन में हो, यानी कि एग्जॉल्टेशन के साइन में हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके कुंडली मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं। मान लीजिए गुरु आपके 10वें भाव में मकर राशि में है, तो ये नीच के हो गए। अगर शनि भी साथ में है तो नीच भंग हो गया उनका। और शनि अगर 7वें भाव में है तो तुला राशि में शनि उच्च के हो जाते हैं, तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। यहाँ पे दो कंडीशन में बता रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। गुरु अगर मकर राशि में बैठे हुए हैं यानी 10th हाउस में कैप्रिकॉन साइन में, समझने के लिए इसको देखिएगा, मेष लग्न की कुंडली में मकर राशि में 10वें भाव में गुरु अगर बैठे हुए हैं और शनि अगर उनके साथ हैं, या शनि एग्जॉल्टेशन यानी कि 7वें घर में जहाँ पे तुला राशि पड़ती है वहां पे है, तब ये जो है नीच भंग हो जाएगा गुरु का, यानी बृहस्पति का नीच भंग हो जाएगा। ये तो नीच भंग राजयोग इसे कहा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये दोनों भी जो है, ये दोनों भी अवस्था, एक तो साथ में बैठ जाए जुपिटर के तो नीच भंग हो जाए, क्योंकि सैटर्न जो है वो ओन साइन के हो जाएंगे, जुपिटर भले नीच का, लेकिन शनि जो है ओन साइन का हो जाएगा, साथ ही साथ शश नामक महायुग पुरुष योग भी बना रहा है वो, तो उस वजह से ये जो डेबिलिटेशन है जुपिटर का वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर वो 7th हाउस में चले जाते हैं शनि देवता, तो भी जुपिटर का ये जो नीच है वो भंग हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो एग्जॉल्टेड है, यानी कि जिसके साइन में जुपिटर बैठे हैं वो उच्च की अवस्था में चला गया है वो प्लैनेट। यानी सैटर्न अगर तुला राशि में जाएंगे तो उच्च के हो जाते हैं, तो भी ये नीच भंग हो जाएगा। तो ये एक्चुअली एक दो जो कंडीशन मैंने बताया, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इसे माने गए हैं शास्त्रों में, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। और एक कंडीशन मानी जाती है, लेकिन ये उतना मैं कहूँगा कारगर नहीं होती, हमेशा खरी नहीं उतरती, बट स्टिल कि जहाँ पे भी नीच, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे आप समझ लीजिए मकर लग्न की कुंडली है। मान लीजिए अगर बृहस्पति पहले भाव में बैठेंगे, मकर लग्न की कुंडली में पहला भाव जो होगा वो 10 नंबर होगा, यानी कैप्रिकॉन साइन होगी, वहां पे अगर गुरु बैठते हैं तो वहां पे गुरु नीच के हो गए। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर शनि केंद्र में हो, अगर शनि केंद्र में हो कहीं पे भी, तो भी नीच भंग मान लिया जाता है। तो ये भी एक नीच भंग कहा जाता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसकी पावर बहुत कम है। जो मैंने पहले दो बताया उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। और एक जो नीच भंग राजयोग है, मैं उसका भी आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। कोई भी प्लैनेट आपके लग्न कुंडली यानी असेंडेंट चार्ट में नीच का है, यानी कि नीच के साइन में चला गया। मान लीजिए जुपिटर का एग्जांपल ले लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली में जुपिटर अगर चला जाता है कैप्रिकॉन में 10वें नंबर के साइन में, वो नीच का हो गया लग्न कुंडली में। लेकिन नवमांश में अगर वो कर्क में चला जाए तो वो उच्च का हो जाएगा। यानी कि नवमांश कुंडली जब आप D9 चार्ट खोलेंगे, उसमें वो अगर कर्क साइन यानी कि कैंसर साइन में अगर जुपिटर बैठे हैं तो ये वहां पे उच्च के हो गए, नवमांश में उच्च के हो गए। यानी कि कोई भी ग्रह अगर लग्न में नीच का है लेकिन नवमांश में उच्च का है, तो भी कहा जाता है कि उसका नीच भंग हो रहा है। लेकिन मैं कहूँगा इसकी भी स्ट्रेंथ जो मैंने अभी जितनी, उससे भी कम है इसकी स्ट्रेंथ, मैं आपको बता दूँ। तो ये स्ट्रेंथ वाइज मैंने आपको समझा दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशन है नीच भंग राजयोग को देखने के। सबसे आसान मैंने समझा दिया। जिस साइन में कोई भी प्लैनेट हो, किसी भी प्लैनेट की बात करो, वो जिस साइन में नीच का हो रहा है, अगर उस साइन का लॉर्ड उसमें बैठा हो साथ में कंजंक्शन में, तो नीच भंग होगा। या वो जिसका साइन है वो एग्जॉल्टेशन की साइन में कहीं पे बैठा हो, तो भी इस पर्टिकुलर प्लैनेट का जो नीच का हो रहा है उसका नीच भंग हो जाएगा। और नीच भंग दोस्तों आपको बता दूं, ये कैसी सिचुएशन को दर्शाता है। यानी कि कहते हैं ना, एक कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो नीच भंग राजयोग कुछ ऐसा है, यानी कि इनिशियली इंसान की पोजीशन थोड़ी खराब है, लेकिन उसको कोई तो एक ऐसा आता है जो उसको बहुत उस सिचुएशन से निकाल देता है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसान उससे मिलता है जो उसको उस सिचुएशन से निकाल के और उसको काफी अच्छे लेवल पे उसको एक अच्छा चांस मिलता है, जिससे वो अच्छे लेवल पे चला जाता है। इसी को कहा जाता है नीच भंग राजयोग। यानी कि इनिशियली इसमें भी मैं कहूँगा, जैसे विपरीत राजयोग के बारे में अगर आप जानते हैं तो मैंने विपरीत राजयोग के वीडियो भी दिए हुए हैं, उसमें भी कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि इनिशियली आप बोलते हैं ना कि बहुत टफ सिचुएशन से जाके फिर राइज करते हो, कुछ ऐसा ही लगभग नीच भंग राजयोग में भी ये चीज़ को दर्शाता है। इसकी रिजल्ट कब मिलती है दोस्तों? ऑब्वियसली
जब दशा चलेगी उस प्लैनेट की जिसका नीच भंग हो रहा है उसका, या तो जिसके साइन में, जैसे मैंने अभी शनि और जुपिटर का दिया, तो या तो शनि की दशा या तो गुरु की दशा, दोनों में से किसी की भी दशा जब चलेगी तो इसका अच्छा उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूँ, महादशा के ऊपर मैंने वीडियो भी दिया हुआ, उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवमांश के बारे में आपको बता दूं। ये जितनी भी आपको मैंने सिचुएशंस बताई, उन सिचुएशन को ध्यान में रखने के बाद आपको नवमांश चार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। नवमांश चार्ट में आपको ये देखना है कि जिनके बीच में, जिन भी दो प्लैनेट के बीच में ये नीच भंग हो रहा है, जैसे मैंने जुपिटर और सैटर्न का आपको एग्जांपल दिया अभी, तो ये दोनों भी प्लैनेट को आपको नवमांश में देखना है, इनकी स्थिति क्या है। नवमांश में ये दोनों एक दूसरे से 6वें 8वें 6-8 के पोजीशंस में ना हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नवमांश में ऐसा सिचुएशन नहीं हो कि शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ है और बृहस्पति जो है वो आपके 9th हाउस में बैठा होती है, जो संबंध बनेगा 6-8 का, यानी कि एक दूसरे से 6वें और 8वें पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो रूल आपको फॉलो करना है, नवमांश कुंडली में दोनों प्लैनेट जिनके बीच में ये नीच भंग राजयोग बन रहा है, दोनों में से कोई भी 6वें 8वें और 12वें भाव में नहीं होने चाहिए नवमांश के। याद रखिए नवमांश के D9 चार्ट में 6, 8, 12 में ये दोनों में से कोई भी प्लैनेट 6, 8वें 12वें में नहीं होना चाहिए नवमांश की। ये विशेष ध्यान, ये दो रूल ध्यान दीजिएगा नवमांश में। पहला जैसे मैंने समझा दिया, एक ये दोनों प्लैनेट नवमांश कुंडली में एक दूसरे से 6 और 8 का रिलेशन बना के ना बैठे हो, षडाष्टक जिसे कहा जाता है। उसके बाद ये दोनों प्लैनेट में से कोई भी 6, 8वें और 12वें में नवमांश कुंडली में नहीं होना चाहिए, अन्यथा रिजल्ट इसके जो है एफ्लिक्टेड हो जाएंगे, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे नीचभंग राजयोग के। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आपको ध्यान देनी है, ये पर्टिकुलर जब भी आप नीचभंग राजयोग को देखते हैं। इसमें और एक चीज मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ, मान लीजिए ये लोग 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं, ये अगर केंद्र में भी बैठे हैं, अगर नवमांश कुंडली में जो भी 6वें 8वें और 12वें का स्वामी है उनके साथ भी अगर ये केंद्र में बैठ जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत रिजल्ट को दबा देते हैं, आपको बता दूं। तो इन सारी बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा जब भी आप नीच भंग राजयोग को देखिएगा। ये आप जो पोस्ट देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे कुछ पोस्ट, ये नीच भंग राजयोग का पोस्ट है, ताकि आप आसानी से कभी भी इसको समझ सकें। ये पोस्ट आपको मेरी इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, अगर चाहें तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जरूर विजिट कीजिएगा मेरे। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ। नमस्कार।